नमस्कार, हमारी खास पेशकश मार्केट आउटलुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। वीकेंड्स पर जनरली हम ये डिस्कशन करते हैं आपके लिए, ताकि आपको ये सेंस मिल सके कि बाजार अब यहां से किस करवट बैठेगा, बाजार में किन सेक्टर्स में ज़्यादा एक्शन बनता हुआ नजर आ सकता है, पोर्टफोलियो में किन सेक्टर्स को जगह देनी चाहिए और किन से आपको दूरी बनानी चाहिए। तो इससे आपको काफ़ी हद तक ये स्ट्रैटेजी बनाने में मदद मिलेगी कि आप अपने पोर्टफोलियो में रिटर्न्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसी पर बातचीत करते भी हैं। तो बड़े सवाल अब बाजार को लेकर ये हैं कि क्या बाजार में हर गिरावट पर खरीदारी होने या बड़ी कमजोरी ना होने के पीछे असली वजह हमारी मजबूत इकोनॉमी है, या फिर विदेशी निवेशकों का पैसा दोबारा आना शुरू हो चुका है, वो बड़ी वजह है। क्या बाजार में अब भी कमाई बाकी है, या फिर निवेशकों को सतर्क हो जाना चाहिए, स्पेशली जिस तरह से वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ रहा है, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल है, Q1 के जो नतीजे आए हैं अभी तक वो काफ़ी हद तक एक मिक्स पिक्चर पेश कर रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए क्या हमें सतर्क हो जाना चाहिए, और स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में जो वैल्यूएशंस हैं, ये वैल्यूएशंस देखते हुए क्या निवेशकों को अब थोड़ा सा उसमें भी सतर्क हो जाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे मुश्किल सवाल हैं जो हर किसी के मन में चल रहे हैं। तो क्या ऐसे में आपको अब लार्ज कैप्स में वापस फोकस कर लेना चाहिए? डिफेंस, रेलवे और PSU की जो ज़बरदस्त रैली हुई है, उसके बाद अगले निवेश के जो थीम्स हैं वो कौन से हो सकते हैं? गोल्ड सिल्वर में क्या रणनीति होनी चाहिए? IT सेक्टर में क्या वापस खरीदारी करने का मौका आ गया है, या फिर अभी इंतजार करना चाहिए? ये कुछ बड़े सवाल हैं जो आपके मन में भी होंगे और हर किसी के मन में है जो बाजार में ट्रेड करता है या फिर बाजार में पैसा लगाता है। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। UTI AMC के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इक्विटी कार्तिक राज लक्ष्मण सर आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। संदीप जी नमस्कार। मुझे आपके शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। तो सर की राय बहुत इंपॉर्टेंट है उन निवेशकों के लिए जो बाजार में रणनीति बनाते हैं। तो इस राय को सुन के निवेशकों को अगर रणनीति बनाने में मदद मिलती है, पोर्टफोलियो में रिटर्न्स मैक्सिमाइज करने में मदद मिलती है, तो उसी की तरफ हम पहला कदम बढ़ा रहे हैं। सर इसी दिशा में पहला जो सवाल मेरा आपसे है वो यही है कि अगर हम पिछले 2 वर्षों से देखें तो बाय द डिप यही स्ट्रैटेजी है जो कि लगभग सफल रहती भी है, क्योंकि बाजार हमेशा ऊपर ही जाता है। तो लोअर लेवल से जितने भी इवेंट्स हुए हैं, बड़े बड़े इवेंट्स हुए हों, चाहे वो हम लेमन क्राइसिस से स्टार्ट करें, कोरोना ले लें, या फिर और बड़ी जो चीज़ें हुई हैं, उसके बाद बाजार ने ऊपर की तरफ ही अपनी जो ट्रैजेक्टरी है उसको रखा है ओवर द ईयर्स जो हमने रिटर्न्स देखे हैं। तो क्या निवेशकों को मान लेना चाहिए सर हर गिरावट खरीदारी का मौका है, और अब जिस जंक्चर पर बाजार बैठा है तो इस हिसाब से क्या अभी भी वही रणनीति काम करेगी, या फिर अब सिनेरियो बदल चुका है, स्टॉक सिलेक्शन, वैल्यूएशंस, अर्निंग्स, इनको पहले ज़्यादा फोकस में लाना होगा, उसके बाद बाजार पर रणनीति बनाएं? देखिए, मैं ये कहूँगा इससे आप क्योंकि लास्ट 5-6 साल की बात कर रहे हैं, तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो मन में रखना है वो ये है कि इंडिया एक ग्रोथ इकोनॉमी है। बाकी लार्ज इकोनॉमीज के तुलना में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करती है। रियल GDP हो, नॉमिनल इन्फ्लेशन को ऐड करके नॉमिनल GDP हो, तो दोनों मिला के लगभग डबल डिजिट या 10 के ऊपर का नंबर आया है पास्ट लंबे समय में, और फ्यूचर में भी उसकी उम्मीद है। तो उस हिसाब से हाई ग्रोथ इकोनॉमी है। तो अगर इकोनॉमी में हाई ग्रोथ है तो कंपनीज को भी रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो उस हिसाब से मार्केट में भी हायर अर्निंग्स ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी बनता है। डायरेक्ट 1-to-1 कोरिलेशन होता नहीं है, बट अगर इकोनॉमी अच्छी कर रही है तो कंपनीज के प्रॉफिट्स भी अच्छे कर सकते हैं। बट दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो बनता है वो ये है कि आप क्या भाव पे खरीद रहे हैं, विच इज द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। आप उस प्रॉफिट के लिए क्या भाव दे रहे हैं। तो उस हिसाब से हमने ये देखा कि 2024 के पीक में वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए थे। वहां से लास्ट 2 साल में थोड़ा साइडवेज करेक्शन हुआ है, और इन्हीं 2 साल में अगर हम निफ्टी 50 की जो नंबर सिंपली अवेलेबल है उसकी बात करें तो लास्ट 2 साल अर्निंग्स ग्रोथ सिंगल डिजिट रहे हैं। इवन ब्रॉडर यूनिवर्स के लगभग वैसे ही होंगे, बट निफ्टी 50 का देखें तो लास्ट 2 साल में अर्निंग्स ग्रोथ सिंगल डिजिट रहे हैं। उससे पहले के 4 साल काफी शानदार थे। तो उस हिसाब से हमने देखा मार्केट भी साइडवेज रहा है, कहीं गया नहीं है। बट अच्छी बात यह है कि अभी FY 27 में
इन्फ्लेशन वापस जो बिलो नॉर्मल था वो बढ़ के ऊपर आ रहा है, और जीडीपी ग्रोथ एनीवेज 6 के ऊपर रहेगा, तो उस हिसाब से नॉमिनल जीडीपी जो है वो 10% के ऊपर रहेगा, और अर्निंग्स ग्रोथ भी ये बार उम्मीद यही है कि डबल डिजिट रहे। जो लास्ट 2 साल से सिंगल डिजिट था वो डबल डिजिट रहे, तो उस हिसाब से अर्निंग्स ग्रोथ का एक पॉजिटिव ये मिल रहा है मार्केट को। एंड 2 साल के साइडवेज करेक्शन की वजह से वैल्यूएशंस भी थोड़े ठीक हो गए। उसमें लार्ज कैप्स अभी भी ज़्यादा सस्ते हैं, मिड एंड स्मॉल कैप्स ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू जोन पे आए थे, पर लास्ट 3 महीने वापस हमने देखा है मिड एंड स्मॉल कैप्स में थोड़ी बहुत रैली हुई है, और उस हिसाब से उनके वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हो गए। तो विद इन द 3 बास्केट्स अभी लार्ज कैप बेटर है, मिड एंड स्मॉल कैप्स थोड़े महंगे हैं। बिल्कुल, मैंने अपने इंट्रो में कहा भी ये बात, सर मैं लार्ज कैप मिड कैप की बात करता हूँ, लेकिन एक बार ज़रा मार्केट पे फोकस कर लें तो बाजार रिकॉर्ड हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये जो वेस्ट एशिया वाला कॉन्फ्लिक्ट है, जो तनाव है सर, कच्चे तेल की कीमतों में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, उसको कैसे फैक्टर इन किया जाए, और स्पेशली ये जो Q1 के जो अभी तक के नंबर्स आए हैं उसको आप कैसे पेंट कर रहे हैं, क्योंकि मिली जुली सी पिक्चर अभी तक देखने को मिल रही है। तो ऐसे में क्या बाजार फंडामेंटल्स पर चल रहा है या फिर लिक्विडिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस है? अगर मान लीजिए FIs का फ्लो रुक जाए, जो कि पिछले कुछ दिनों में वापस लौटता हुआ दिखा है, तो क्या इन वैल्यूएशंस पर बाजार सस्टेन कर पाएगा? मैं इसको 3 भाग में लेता हूँ। पहले आप जो Q1 के अर्निंग्स की बात कर रहे हैं, Q1 की अर्निंग्स जो है थोड़े बहुत मिक्स्ड है। हम दूसरा एक मेट्रिक देखते हैं, वो ये है कि कितने कंपनीज हैं जो ईयर ऑन ईयर डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ और डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ दे रहे हैं। तो वो प्रपोर्शन, क्योंकि क्या है, कभी एक आध कंपनी का बहुत ज्यादा वेट होता है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट का इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से एंटायर ग्रुप का नंबर्स हिल जाते हैं। उस हिसाब से ये सिंपल सारे कंपनीज के ग्रोथ को इंडिविजुअली मेजर करते हैं, तो वो वॉलेटिलिटी काफी हद तक निकल जाता है। वहां पे भी यही देखने मिला था कि लास्ट कुछ 5-6 क्वार्टर से नंबर ऑफ कंपनीज या परसेंटेज ऑफ कंपनीज जो डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ या डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ दे रहे हैं वो गिरते हुए आ रहा था। पिछले 2 क्वार्टर से वो वापस उठने लगा है। वो ट्रेंड अभी भी Q1 में भी बरकरार है। जैसे मैंने कहा FY27 में ओवरऑल मार्केट लेवल पे भी डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है, और Q1 उसी दिशा में जा रहा है। कुछ कंपनीज या कुछ सेक्टर्स इम्पैक्टेड होंगे, स्पेशली ये वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी, और कुछ और अपने पर्सनल रीजन से, बट ओवरऑल एग्रीगेट राइट डायरेक्शन में जा रहा है। तो अर्निंग्स ग्रोथ के जहाँ तक बात चले, अभी तक ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है उसमें। सेकेंड फैक्टर जो है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस, लास्ट टाइम भी हमने इसमें काफ़ी चर्चा किया था, बट अभी का जो हाल ये लग रहा है कि फ्रॉम डिमांड सप्लाई पर्सपेक्टिव, अगर डिसरप्शन नहीं हो, जियोपॉलिटिकल कोई डिसरप्शन नहीं हो, तो सप्लाई डिमांड काफ़ी फेवरेबल है। तो तेल का भाव जो है वो नीचे रहना चाहिए। हमने देखा भी कि जब समझौता हो रहा था वेस्ट एशिया क्राइसिस में, तो हमने देखा कि भाव काफ़ी हद तक नीचे आ गए थे। अब वापस से थोड़े ऊपर हैं, बट जहाँ तक 80-85 डॉलर तक का क्रूड का भाव रहता है, तब तक फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव, जो कि हम लार्ज इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल हैं, हमारे पर्सपेक्टिव से मैनेजेबल लिमिट्स है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट या इन्फ्लेशन पे हो, पर वापस $100 या उससे ऊपर जाता है तो थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है। तीसरी जो बात है लिक्विडिटी की, लिक्विडिटी कोई प्रेडिक्ट एग्जैक्टली नहीं कर पाता कि डोमेस्टिक SIP में, म्यूचुअल फंड में कितना फ्लो आएगा, ओवरऑल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स फ्लोज कितने होंगे, और FI का फ्लोज कितना होगा। बट एक अच्छी बात जो ये है कि FCNR के डिपॉजिट्स जो अभी विंडो खुला है, उसमें काफ़ी अच्छे अमाउंट ऑलरेडी कलेक्ट किए हैं बैंक्स ने, और आगे जाके और समय में और ज़्यादा हो सकता है। पिछले
बार 2013 में जब ये एफसीएनआर डिपॉजिट्स का विंडो खुला था, तब लगभग 2% ऑफ बैंक डिपॉजिट्स जितना फ्लोस आए थे, उस हिसाब से देखेंगे तो लगभग $60 बिलियन जितना पैसे आ सकते हैं, जो कि हमें हमारे करेंसी फॉरेक्स रिजर्व्स लिक्विडिटी को काफी हद तक स्टेबिलिटी दे सकता है। तो दैट इज गुड फॉर द सिस्टम। एक्चुअल मार्केट ये इकोनॉमी के लिए वो अच्छा है, और दैट विल हेल्प इन लॉट ऑफ वे। बट उसको देखते हुए देन प्रोबेबली एफआईआईज आल्सो में रियलाइज कि यहाँ से रुपी काफी हद तक डिप्रिशिएट हो चुका है। इनफैक्ट रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव जोन में है, जो कि काफी कम समय उधर रहता है, नहीं तो या तो फेयर वैल्यू या हायर देन फेयर वैल्यू में रहता है। अभी रुपी काफी सस्ता है, तो उस हिसाब से भी एक एफआई इन्वेस्टर को करेंसी और मार्केट दोनों के हिसाब से एक रीजनेबली फेवरेबल पोजीशन दिख रहा है। अब ठीक वो है। आएंगे नहीं आएंगे उसके लिए और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बाकी मार्केट्स कैसा कर रहा है, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स कैसे हैं, बहुत और फैक्टर्स हो सकते हैं विच मे बी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, बट इंडिया पर से काफी ठीक लग रहा है। ठीक है, आपने एफआईज की बात करी सर। एफआईज हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड देखने की कोशिश करें, जो एनएसडीएल के आंकड़े बता रहे हैं, मार्च से उनकी ओर से एक डिसाइसिव बिकवाली का ट्रेंड चल रहा है, जो कि अब थोड़ा थोड़ा इंडिकेट होने लगा है कि शायद रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि फिर से एफआईज भारत में खरीदार बन रहे हैं। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा गेज करने की कोशिश करें सर, क्या ये इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा है जिस वजह से ये एफआईज वापस आने लगेंगे? जुलाई का नंबर जो आप देख रहे हैं, 15,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की खरीदारी हुई है इस पूरे महीने में, या फिर आपको लगता है कि चाइना और जो दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स हैं वहाँ से पैसा शिफ्ट होकर यहाँ पर आ रहा है? अगर ग्लोबल रिस्क बढ़ता है तो क्या यही पैसा सबसे पहले भारत से वापस निकल भी सकता है? क्या सेंस मिल रहा है सर, ये जो 4 महीने की बिकवाली के बाद अब खरीदारी शुरू हुई है जुलाई में, ये अगस्त में भी सस्टेन करेगी? एक महीना बहुत छोटा समय होता है कोई ट्रेंड पकड़ने के लिए, तो हमें देखना पड़ेगा ये आगे कैसे प्ले आउट होता है। बट जैसे आपने कहा, कुछ चीजें हो रही हैं लास्ट एक आध महीने में। ये जो एआई और उसका पिक्स एंड शवल जो सेमीकंडक्टर थीम था, वो काफी हद तक करेक्ट हुआ है। चाहे वो यूएस में सेमीकंडक्टर इंडेक्स देख लीजिए, पीक से 25-30% करेक्ट हुआ है। कोरिया का कॉस्पी का इंडेक्स ही देख लें तो काफी हद तक करेक्ट हुआ है। आज वापस थोड़ा रिकवरी हुआ, बट काफी हद तक हमने उसमें करेक्शन देखा है 30-40%। तो उस हिसाब से मे बी वो एआई ट्रेंड को जो मार्केट काफी हद तक ऊपर लेके जा रहा था, उसमें थोड़े बहुत रिवर्सल आई है। और जैसे हमने पहले भी चर्चा किया है, इंडिया में डायरेक्ट एआई प्लेस उतने ज्यादा नहीं है फ्रॉम स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव। तो एक तरह से इंडिया को एंटी एआई प्ले माना जा रहा था जहां तक स्टॉक मार्केट्स का सवाल है। बट कुछ कुछ अभी हम देख रहे हैं कि जब ये एआई का ट्रेंड थोड़े बहुत बाकी मार्केट्स में जहाँ पे एआई का प्लेस ज़्यादा है वहाँ पे रिवर्सल हो रहा है, तो मे बी इंडियन मार्केट्स विच इज़ लॉन्ग टर्म हाई ग्रोथ, उसको बेनिफिट मिल रहा है। हम लॉन्ग टर्म हाई स्टेबल ग्रोथ है, जबकि सम ऑफ दीज इकोनॉमीज अगले 2 साल 3 साल के लिए बहुत ही हाई डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहे हैं, क्योंकि ये एआई का ट्रेंड चल रहा है। उसमें अगर रिवर्सल हो तो शायद हो सकता है हमें कुछ फायदा हो। अदर देन दैट, जैसे मैंने कहा, एफसीएनआर डिपॉजिट्स की वजह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स हमारा करेंसी के लिए काफी पॉजिटिव है। और ये साल एनीवेज हमारा अर्निंग्स ग्रोथ बेटर होना था। बीच में हम ये वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट देखे, बट अदरवाइज हमने लगता है कि FY27 अर्निंग्स ग्रोथ वाइज ठीक है। तो एफआईज क्या आपके हिसाब से ये एआई मोमेंटम रिवर्स हो रहा है या कूल ऑफ हो रहा है, ठंडा पड़ रहा है, उस वजह से वापस आ रहे हैं, या फिर हमारे खुद के फैक्टर्स हैं, बीट मैक्रो फैक्टर्स या अर्निंग्स ग्रोथ, जिस वजह से वो लौट रहे हैं? ये एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना तो मुश्किल होगा, बट हमारे फैक्टर्स का जो फंडामेंटल्स है वो काफी हद तक ठीक थे, जैसे मैंने कहा। और हो सकता है कि एट द मार्जिन उन्हें ये दूसरे फैक्टर्स भी हेल्प करे, कि बाकी मार्केट्स में भी थोड़े करेक्शन आए, एआई रिलेटेड करेक्शन आए। बट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होगा कि
ग्लोबल इकोनॉमी जो विश्व का व्यवस्था है वो कैसा है उसे भी देखना चाहिए। हम एक और ट्रेंड ये देख रहे हैं कि यूएस हो, जापान हो, डेवलप मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट्स काफी हद तक ऊपर जा रहे हैं। हाँ। तो उसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी जो है, ग्लोबल लिक्विडिटी सभी मार्केट्स को और सभी एसेट क्लासेस को कोई ना कोई तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स काफी हद तक ऊपर जाते हैं तो वो सम ऑफ दिस फाइनेंशियल एसेट क्लासेस के लिए नेगेटिव हो सकते हैं। ओके, ठीक है। तो यूएस में तो हम देख ही रहे हैं सर, 10 साल की बॉन्ड यील्ड ऑलमोस्ट 4.7% के आसपास पहुंच गई। तो बड़ा फैक्टर है जो कि एफआईज की जो चाल है या फिर जो पैसा है, लिक्विडिटी है, जो पैसा फ्लो होता है उसको काफ़ी हद तक निर्धारित करती है। अब वापस अगर मिड कैप स्मॉल कैप पर आएँ, जैसे आप रेफर कर भी रहे थे सर, पिछले 2 साल में 2024 में जो पीक बना था उसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप में जो रिटर्न्स बने हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ़ हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन अब काफ़ी हद तक महंगे माने जा रहे हैं। तो क्या वापस सर अब मिड कैप स्मॉल कैप छोड़ के या बेच के मुनाफा वसूली करके लार्ज कैप्स की तरफ शिफ्ट होने का समय आ गया है? अगर आज किसी निवेशक के पास मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं लगाने के लिए, तो उसमें आप लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना एलोकेशन रखेंगे और क्यों? जैसे मैंने कहा, वैल्यूएशन के हिसाब से क्लियरली ये दिखता है कि लार्ज कैप्स आर मोर फेवरेबल देन मिड एंड स्मॉल कैप्स, बट ये लास्ट 2 साल से भी सच है। ऐसा नहीं है कि आज ही के अभी ये हुआ है या हाल ही में हुआ है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन महंगे होने की वजह से वो कैटेगरी बिल्कुल ही नहीं चलेगा, ये कहना मुश्किल होगा। बट जितना ज्यादा वैल्यूएशन उतना ज्यादा फ्यूचर के रिटर्न्स थोड़े इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर रिलेटिवली आपको चुनना है तो लार्ज कैप थोड़े बेटर होते हैं मिड एंड स्मॉल कैप के कंपैरिजन में या तुलना में। बट ये कहने का ये मतलब नहीं है कि मिड एंड स्मॉल कैप से कंप्लीटली हमें एग्जिट करना चाहिए। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि ईच इंडिविजुअल का रिस्क एपेटाइट और टाइम हॉरिजन अलग होता है। तो उस हिसाब से जिनका रिस्क एपेटाइट कम हो या टाइम हॉरिजन थोड़ा कम हो, उनके लिए प्रोबेबली मोर लार्ज कैप्स और हाइब्रिड कैटेगरी सूट करता है। और जिनके पास समय है, लंबे समय के लिए वो इन्वेस्ट करते जाने वाले हैं, उनको ये पैसे की इमीडिएट या अगले कुछ सालों में जरूरत नहीं है, वो शायद हायर रिस्क में मिड एंड स्मॉल कैप्स में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। बट विद इन द 3 कैटेगरीज, लार्ज बेटर देन मिड एंड स्मॉल। क्या एलोकेशन होना चाहिए आइडल, एक क्या मिक्स होना चाहिए मिड स्मॉल कैप और लार्ज का? संदीप जी, बिल्कुल ऐसा एक नंबर बोलना मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक तरह से स्वादानुसार सबका अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सबका अलग नंबर होगा। तो एक नंबर नहीं दे पाऊंगा, बट सबको अपने गोल्स और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इसको डिसाइड करना बेटर होगा। नॉट जस्ट इक्विटीज, इवन अदर एसेट क्लासेस, ओवरऑल एसेट एलोकेशन, और उसमें भी इक्विटीज में कितना लार्ज, मिड एंड स्मॉल, वो हर इंडिविजुअल के लिए अलग होता है। ठीक है, एक मुझे सर छोटा सा जवाब दीजिएगा सर, क्या आपको लगता है कहीं स्मॉल कैप यूनिवर्स में या मिड कैप यूनिवर्स में कुछ पॉकेट्स ऑफ बबल बनने शुरू हो चुके हैं या फिर बन चुके हैं? क्या आज भी रिटेल इन्वेस्टर्स बिना वैल्यूएशन देखे सिर्फ मोमेंटम के पीछे भाग रहे हैं? आपको ऐसा लगता है? स्मॉल कैप को लेकर थोड़ा सा पिक्चर क्लियर कीजिए सर। सो ओवरऑल मोमेंटम एज अ फैक्टर ग्लोबली भी काफी टाइम तक चलता है। स्पेशली मार्केट जब ऊपर की तरफ होता है तब मोमेंटम काफी हद तक चलता है। बट वहीं पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को वो 6 महीने 1 साल का व्यू नहीं लेके जब 5-10 साल का व्यू लेते हैं, उन्हें फंडामेंटली असेस करना चाहिए। तो उस हिसाब से हर पॉइंट पे मिड एंड स्मॉल कैप इतना बड़ा कैटेगरी है नंबर ऑफ स्टॉक्स वाइज, कि आपको कहीं ना कहीं तो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस दिखेंगे, कहीं पे कोई सेक्टर में, कोई सब सेक्टर में वैल्यूएशंस एक्सेस दिखेगा, वो आज भी सच है। तो उस हिसाब से लोगों को सेक्टर वाइज, स्टॉक वाइज, कंपनी वाइज चूज करना है कि कौन से कंपनीज के ग्रोथ ठीक है, कैश फ्लोज ठीक है, और उस हिसाब से जो वैल्यूएशन मार्केट में कोट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो मिड एंड स्मॉल में हमेशा ही स्टॉक सिलेक्शन बहुत अहमियत रखता है।
बिकॉज मेनी ऑफ दम आप देखेंगे कि कुछ तो और बड़े होते हैं और वो स्मॉल जो है वो मिड होता है, मिड जो है वो लार्ज होता है, बट काफ़ी कंपनीज ऐसे हैं कि दे हैव अ हाई मोर्टेलिटी, कि आज वो कंपनीज हैं, लिस्टेड है, अच्छे वैल्यूएशन पे है, पर शायद 10 साल में 5 साल में वो शायद इंडेक्स में भी नहीं रहे या फिर लिस्टेड भी नहीं रहे। तो उस हिसाब से मिड एंड स्मॉल में हमेशा स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाएगा। तो वो इन्वेस्टर्स को हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए। Q1 का सर अगर हम रिपोर्ट कार्ड देखें अभी तक का, अभी वैसे 2 हफ्ते के आसपास का समय है जब तक नंबर्स आएंगे, लेकिन अभी तक का रिपोर्ट कार्ड में से अगर आपको 10 में से नंबर देने हैं तो आप कितने नंबर देंगे? सबसे बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज नंबर्स में अब तक क्या था और सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट क्या रही है? नहीं, आई थिंक क्वार्टर ओवरऑल इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशंस है, कुछ मिसेस है, कुछ बीट है ओवरऑल। Q1 में हमें लगा था कि ये वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के वजह से काफ़ी कुछ सप्लाई चेन डिसरप्टेड थे, तो काफ़ी कुछ बिजनेसेस इम्पैक्टेड होंगे। उसके कंपैरिजन में रिजल्ट्स काफ़ी इन लाइन आए हैं, वही पॉजिटिव है। तो हमने देखा आईटी ऐसे सेक्टर मोर और लेस इन लाइन, एक्सपेक्टेशन ही कम था, उसके कंपैरिजन में मोर और लेस इन लाइन आया है। फिनेंशियल एज ए स्पेस देखेंगे तो लार्ज बैंक्स थोड़े इन लाइन है, बट बाकी कंपनीज जो है मिड साइज लेंडर्स, चाहे वो बैंक्स एनबीएफसी, उनके रिजल्ट्स काफ़ी हद तक अच्छे रहे हैं। तो उस हिसाब से ओवरऑल मैं इन लाइन कहूँगा। अगर नेगेटिव सरप्राइजेस का चांसेस था जो अब तक उतना ज़्यादा दिखा नहीं है। तो अगला क्वार्टर कुछ हो सकता है सर पेन वाला, क्योंकि इस क्वार्टर में ज़्यादा एक्सपेक्टेड था भी नहीं। राइट। अगले क्वार्टर इंडिविजुअली कुछ कंपनीज हो सकते हैं, बट वहीं पे हमें ये देखना है कि लॉन्गर टर्म ट्रेंड। तो एक साल का अगर FY27 का व्यू देखेंगे, हो सकता है कि कुछ परसेंट की कटौती हो अग्रीगेट लेवल पे कुछ कंपनी ये ईपीएस में, बट ओवरऑल डबल डिजिट जो एक्सेलरेशन ट्रेंड है वो हाई चांस है कि लास्ट साल के कंपैरिजन में, पिछले साल के कंपैरिजन में ये साल अर्निंग्स ग्रोथ एक्सेलरेट होना चाहिए और डबल डिजिट होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वार्टर को ध्यान में रखते हुए या फिर 6 से 12 महीने का अगर नज़रिया लेके अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो 3 ऐसे सेक्टर्स जिनको चुनना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए, और 3 ऐसे सेक्टर्स जिनसे आपको पूरी तरह से दूरी बना के रखनी चाहिए। तो उस लिस्ट में कौन से वो ऐसे सेक्टर्स होंगे और उसके पीछे के रीजंस भी बताइए। अगेन पहली एक डिस्क्लेमर यही है कि इक्विटी एक लंबे समय का एसेट क्लास है। 5 साल 10 साल का व्यू लेना है, अगले 2 क्वार्टर 4 क्वार्टर के हिसाब से व्यू बना के चलने में दिक्कत ये आती है कि आपका एबिलिटी टू प्रेडिक्ट काफ़ी कम होता है, तो डिसअपॉइंटमेंट की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मोर लॉन्गर टर्म, आप चाहे सेक्टर लो, कंपनी लो या ओवरऑल मार्केट लो, जितना आप थोड़े लंबे समय रखेंगे उतना आपका जो थीसिस है वो प्ले आउट होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब से करंट वैल्यूएशन के हिसाब से हमें लगता है प्राइवेट बैंक एक ऐसी जगह है जो अभी भी काफ़ी हद तक अच्छा है। वैल्यूएशंस में अगर बात करें तो पिछले कोविड के पहले वाले समय के वैल्यूएशन से भी नीचे हैं, और ये बैंक्स ऐसे हैं कि इनका ग्रोथ इंडस्ट्री से हायर रहा है और आगे भी इंडस्ट्री से हायर हो सकता है, और बैंकिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ ही जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से ऊपर हो सकता है। तो उस हिसाब से एक हाई ग्रोथ स्टेबल लार्ज कंपनीज का एक सेगमेंट मिल जाता है इन्वेस्टर्स को, और वैल्यूएशन अभी आज के डेट पे महंगे नहीं है। तो वो एक पहला एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। दूसरा जो है आईटी, हमने पिछले बार भी बात किया, एआई से इम्पैक्टेड ज़रूर है, उनका काम करने का तरीका आगे जाके चेंज हो सकता है। एआई को वे भी अपने बिजनेस मॉडल में बिल्ड इन करेंगे और इसे भी उनके क्लाइंट्स के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कुछ कंपनीज बहुत बड़े हो गए हैं, उस साइज पे उनका ग्रोथ शायद पहले जितना डबल डिजिट नहीं रहे, बट ओवरऑल एज अ स्पेस ये वैल्यूएशन में काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। काफ़ी कुछ कंपनीज अभी 15 पी के नीचे आ चुके थे, तो अब देखेंगे तो इनका
फ्री कैश फ्लो यील्ड्स और डिविडेंड यील्ड जितना ये डिविडेंड दे सकते हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है क्योंकि इनका प्राइस नीचे आ गया है। और डॉलर टर्म में ग्रोथ कम होगा तो भी रुपी डिप्रिसिएशन की वजह से ओवरऑल रुपी ग्रोथ काफ़ी हद तक ठीक रह सकता है। तो उस हिसाब से जो ग्रोथ ये प्रोवाइड कर सकते हैं उसके कंपैरिजन में वैल्यूएशंस काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव थे। तीसरा एक हेल्थ केयर है। हेल्थ केयर में ओवरऑल डोमेस्टिक फोकस बिजनेसेस हैं, ग्लोबल एक्सपोर्टर्स हैं, और सीडीएमओ एक स्पेस हुआ जो डेडिकेटेड इनोवेटर कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं। और डोमेस्टिकली अगेन एंटायर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक स्पेस है, ऐसे काफ़ी सब सेगमेंट्स हैं। इधर हमें देखने मिलता है कि ओवरऑल ये सेक्टर ही अच्छा कर रहा है ग्रोथ वाइज, और स्पेशली हॉस्पिटल्स डायग्नोस्टिक्स के ग्रोथ काफ़ी हाई है। डोमेस्टिकली स्टेबल लो डबल डिजिट का जैसा ग्रोथ मिलता है जो कि एक तरह से कंज्यूमर कंपनीज में मिलते हैं, एफएमसीजी कंपनीज में कुछ साल पहले तक मिलते थे, वो इधर एक अपॉर्चुनिटी है। डिफरेंस ये है कि कंज्यूमर कंपनीज के कंपैरिजन में इनका वैल्यूएशंस काफ़ी हद तक कम है, पर रिटर्न रेशियोज या कैश फ्लोज वैसे ही बनाते हैं जहाँ तक डोमेस्टिक फोकस बिजनेसेस है। और एक्सपोर्ट्स में रुपी डिप्रिसिएशन का थोड़ा फायदा होता है। कुछ एक ब्लॉकबस्टर मॉलिक्यूल्स अभी खत्म हुए हैं तो उस हिसाब से नियर टर्म ग्रोथ उन बिजनेसेस में कम दिखता है। बट ओवरऑल अगर हम लॉन्गर टर्म देखें तो उधर भी काफ़ी कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। तो ओवरऑल हेल्थ केयर एज स्पेस में अपॉर्चुनिटीज है, स्पेशली इन द मिड एंड स्मॉल साइज। ठीक है, वैसे देखा जाए ना सर, ज़्यादातर ये कंजर्वेटिव लग रहा है क्योंकि आपने बैंक्स चुने, आपने आईटी चुना, आपने हेल्थ केयर चुना, तो मोर और लेस जो सेक्टर्स हैं वो ज़्यादा स्क्यूड टूवर्ड्स डिफेंसिव नेचर आपने चुने हैं। खैर ठीक है, इनमें अब सर डाउनसाइड का रिस्क कितना ज़्यादा है, चाहे हम आईटी की बात करें या फिर हेल्थ केयर की बात करें? और आईटी में भी देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, चाहे आप मिड कैप में देखें चाहे आप लार्ज कैप में देखें। फोकस कहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए? क्या उन स्टॉक्स पर जो लार्ज कैप हैं या फिर मिड कैप है, या फिर उन स्टॉक्स पर जो कि एआई की तरफ अपने आप को ज़्यादा जल्दी मूव कर रहे हैं या अपने आप को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं? राइट। सो इसमें ये क्लियरली मैथमेटिक्स के हिसाब से मिड साइज कंपनीज की ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, और ऑल्सो देयर एबिलिटी टू काइंड ऑफ शिफ्ट देयर बिजनेस मॉडल मिड एंड स्मॉल साइज कंपनीज में, मिड साइज कंपनीज में ज़्यादातर ज़्यादा है कंपेयर टू लार्ज कंपनीज। लार्ज कंपनीज का उनका साइज ही उनका डिसएडवांटेज है, इस साइज पे शायद वो पहले जैसे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते। पर फैक्टर ये है कि आज वैल्यूएशंस वो ऑलरेडी काफी हद तक रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो लार्ज कैप कंपनीज जो हैं थोड़े डिस्काउंट पे हैं कंपेयर टू द मिड साइज कंपनीज। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन को भी ध्यान में रखना चाहिए। सो दोनों वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है, हाई ग्रोथ के हिसाब से मिड साइज कंपनीज में लॉन्गर टर्म में ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। But large, because the valuations are attractive, I would not ignore them. ठीक है, तो मिक्स ऑफ बोथ आप कह रहे हैं कि आईटी में अगर आपको फोकस करना ही है तो थोड़ा सा लार्ज कैप थोड़ा मिड कैप दोनों पर ही आप फोकस करके चलें, वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। कॉन्ट्रेरियन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो करेक्शन काफ़ी बड़ा देखने को मिल चुका है। कुछ और सेक्टर्स की बात करें सर, उसमें डिफेंस रेलवे शेयरों में हमने देखा है कि कंपनियाँ अपने जो हिस्टोरिकल वैल्यूशंस हैं उससे काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही हैं। क्या यहाँ अर्निंग्स वैल्यूशंस को जस्टिफाई कर रही हैं या फिर रिटेल निवेशक सिर्फ थीम खरीद रहे हैं? तो डिफेंस में लास्ट कुछ सालों में काफी हद तक ग्राउंड लेवल में काम हुआ है, इंडिजिनाइजेशन काफी हद तक हुआ है, बहुत सारे कंपनीज के काफी अच्छे ग्रोथ रहे हैं, तो अच्छा प्रॉफिट इंप्रूवमेंट हुआ देखने को मिला है। उसी के वजह से ये कंपनीज जो पहले बहुत सस्ते थे वहां से काफी हद तक री रेट हो चुके हैं। इनफैक्ट आपने जैसे कहा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो चुके थे, थोड़े बहुत करेक्शन भी हमें देखने मिला है।
डिफेंस एज अ थीम कंटिन्यू करेगा फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, बट जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें तो बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। इसमें अभी काफ़ी हद तक प्राइवेट कंपनीज भी अंदर आ रहे हैं, तो उनका जीरो बेस पे काफ़ी ग्रोथ हाई दिख रहा है कुछ साल के लिए, जबकि पीएसयू कंपनीज ऑलरेडी काफ़ी सालों से इसके अंदर हैं, तो उनका बेस छोटा नहीं है, तो उनका ग्रोथ मोर मेजर्ड रहता है। बट ओवरऑल वैल्यूएशंस महंगे होने की वजह से वन हैज़ टू बी सेलेक्टिव। हम ये नहीं कह सकते कि ओवरऑल सेक्टर यहाँ से भी बहुत ही अच्छा करेगा। बहुत ही सिलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक ये सेक्टर री रेट हो चुका है। जैसे मैंने कहा, बिजनेस वाइज इनके आउटलुक अच्छे हैं फ्रॉम अ 3-5 ईयर पर्सपेक्टिव, बट करंट जंक्चर पे वैल्यूएशन पे वन हैज़ टू बी सिलेक्टिव। ठीक है, अगर डिफेंस, रेलवे और पीएसयू रैली अब मेच्योर स्टेज में आ चुकी है, तो अगले 2 से 3 साल का नया थीम क्या हो सकता है? क्या मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करें, कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन, फाइनेंशियल्स जैसे आपने हाईलाइट किया, क्या ये अगले थीम्स हो सकते हैं? मैं ये कहूँगा कि शायद 2020 से पहले कंजम्पशन ज़्यादा, फाइनेंशियल्स एंड कंजम्पशन ज़्यादा चले। लास्ट 5-6 साल में मैन्युफैक्चरिंग और ये डिफेंस और सम वैल्यू वाले थीम्स चले हैं। अभी मोर और लेस ऐसे जंक्चर पे है जहाँ पे आपको हो सकता है बॉटम अप बेसिस पे आपको फाइनेंशियल्स में भी अपॉर्चुनिटी मिले, कंजम्पशन में कुछ प्लेटफॉर्म बिजनेसेस जो हाई ग्रोथ कर रहे हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिले, और इवन इन मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस वहाँ पे भी मिले। सो आई थिंक लॉट मोर बॉटम अप स्टॉक पिकिंग वाला एक मार्केट हो गया है, रादर देन सेइंग दिस इज वन सेक्टर विच विल कंटिन्यू टू डू वेल। उसमें जैसे मैंने कहा, एक सेक्टर अगर है वो पूरा एक लार्ज प्राइवेट बैंक से एक स्पेस है जो काफ़ी हद तक अंडर परफॉर्म किया है या वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली दिखता है लॉन्गर टर्म में। बट अदरवाइज आई थिंक अक्रॉस सेक्टर्स बॉटम अप बेसिस में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, अगर सर मैं एक आपसे सिर्फ बिना रीज़न के पूछ रहा हूँ, सिर्फ सेक्टर्स के नाम पूछ रहा हूँ, अगर मान लो किसी को 3 से 5 साल, जैसे आपने कहा मिनिमम जितना होराइजन होना चाहिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर पोर्टफोलियो बनाना हो और उसको वो फिर बाद में पोर्टफोलियो ना देखना हो, बिल्कुल ना छूना हो, बिल्कुल ना देखना हो, तो टॉप 5 सेक्टर्स जो एलोकेशन के हिसाब से होंगे, केवल सेक्टर्स के नाम बताइए, और ऐसे कौन से 1, 2 या 3 सेक्टर्स हैं जिससे आप बिल्कुल दूर रहेंगे? आपने 2-3 नाम तो बताए हैं, आप बैंक की बात कर रहे हैं, आप आईटी की बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, 2 और बता दीजिए, और 2-1 नाम ऐसे बता दीजिए जिससे आप बिल्कुल दूरी बना के रखेंगे। नहीं, जैसे मैंने कहा संदीप जी, अपॉर्चुनिटीज चेंज होते रहते हैं मार्केट्स में भी। उतार चढ़ाव इतना जल्दी होता है कि हो सकता है अगर कोई सेक्टर बहुत जल्दी ऊपर या नीचे मूव हो जाए तो ये व्यूज भी चेंज हो सकते हैं। उसे लोगों को ध्यान में रखना है। ये आज एट द करंट वैल्यूएशंस बात हो रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि आप जब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट शुरू करें तो आपका कम से कम 5 साल का व्यू होना चाहिए, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, सर्कमस्टेंसेस, थोड़ा थोड़ा आपको फ्लेक्सिबल भी रहना चाहिए। यू हैव टू रिव्यू योर पोर्टफोलियो। एग्जैक्टली exactly। और हर सेक्टर का और हर कंपनी का अपना साइकिल होता है, तो उस हिसाब से कहना कि ये सेक्टर को बिल्कुल ही देखना नहीं चाहिए या ये सेक्टर में ही रहना चाहिए, इतना सिंपल नहीं होगा। क्योंकि भले ही एक सेक्टर एक खराब समय से गुजरता हो, पर अगर उसके वैल्यूएशन इतने अट्रैक्टिव हो गए कि आगे जाके जब उसका आउटलुक चेंज होता है तो काफी हद तक पैसा बन सकता है, तो वो सेक्टर भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो हर सेक्टर को इन्वेस्टर को अच्छे तरीके से इवैल्यूएट करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि सिर्फ इतने ही सेक्टर्स या यही थीम पकड़ के चलना है। थीम सही पकड़ना जरूरी नहीं है, ओवरऑल मार्केट में इन्वेस्ट करना और सही कंपनीज, अगर इन्वेस्टर स्टॉक लेवल पे स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं तो सही कंपनीज चुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन थीम कंप्लीटली आइडेंटिफाई करना। 2 थीम्स बताइए सर जो आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं या फिर इग्नोर करेंगे। नहीं, जनरली हमारा आउटलुक थीम से नहीं होता है, वही मैं कहने का कोशिश कर रहा हूँ। हमारा आउटलुक मोर इंडिविजुअल कंपनी का, भले ही वो थीम का पार्ट हो या थीम के अगेंस्ट हो, अगर वो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, उसका आउटलुक और उसके कंपैरिजन में उसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, तो चाहे वो करंट मार्केट में चलने वाला थीम हो या करंट मार्केट में नहीं चलने वाला थीम हो, दोनों में ही बराबर की एक अपॉर्चुनिटी होता है। मतलब आप तो टॉप डाउन के बजाय बॉटम अप अप्रोच पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे सर,
अब ज़्यादातर लोगों से बातचीत होती, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स इस पे अपनी राय देते भी हैं और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का व्यू यही है सर कि गोल्ड सिल्वर में ना अब समय आ गया है कि दोबारा इसमें खरीदारी करनी चाहिए या फिर निवेश करना चाहिए, एल्बिट थोड़ा नीचे मिल जाए, थोड़ा करेक्शन पे मिल जाए तो आप यहाँ पे खरीदारी करके चलें। जब गोल्ड सिल्वर की बात आती है, कमोडिटीज़ की बात आती है ना, तो एक ही चीज़ जहन में आती है, वैसे दो चीज़ें आती हैं, पहला रिस्क और दूसरा डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स के को देखे बिना कमोडिटीज़ के साइकिल को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली गिवन द फैक्ट्स है जितना करेक्शन गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस में हो चुका है। अभी अपॉर्चुनिटी है सोने और चांदी में पैसा लगाने की, और या फिर आपको लगता है कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, थोड़ा और करेक्शन बाकी है अभी? गोल्ड और सिल्वर का थोड़ा मुझे डायनामिक्स भी समझाइएगा सर। तो अगेन मैं इक्विटी फंड मैनेजर हूँ, सो कमोडिटीज का मेरा एक आउटसाइडर व्यू है। उस हिसाब से मैं आपको मोर एज ए इन्वेस्टर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कोई भी निवेशक के लिए एसेट एलोकेशन इम्पोर्टेंट है। सारा वो इक्विटी में लगा के नहीं रख सकता, या सारा फिक्स्ड इनकम में या गोल्ड में नहीं रख सकते हैं। तो लगभग सबको एक एसेट एलोकेशन जरूरी है, जो अगेन हर आदमी हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए इन्वेस्टमेंट हॉरिजन लंबा है तो उनका इक्विटी का कंपोनेंट ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। उस कंपोजिशन में गोल्ड जो रोल निभाता है वो ये है कि इट एक्ट्स एज अ हेजिंग मैकेनिज्म। अगर बाकी एसेट क्लासेस गिरते हैं तभी ये गोल्ड आउट परफॉर्म करता है, जो कि हमने देखा भी लास्ट 1-1.5 साल में। जब मार्केट्स कहीं गए नहीं थे तब गोल्ड बहुत अच्छा किया। तो ऐसे टाइम पे आपको वो पोर्टफोलियो लेवल पे एक हेजिंग मैकेनिज्म हो जाता है, और वो टाइम पे आपको गोल्ड ऊपर है और मार्केट इक्विटी नीचे है तो आपको रीएलोकेट करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो उस रोल के हिसाब से हो सकता है 5-10% आपका एक्सपोजर गोल्ड में हो। सिल्वर उसका वोलेटाइल वर्जन है, दैट इज हाउ वन दैट। तो एक एसेट एलोकेशन कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर को उसे देखना चाहिए। इसमें एग्जैक्ट टाइमिंग किसी का कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि एग्जैक्टली इधर से चलेगा, बट कंपेयर टू से जनवरी का, हमने जनवरी के पीक से हमने देखा है कि काफी हद तक अभी करेक्ट हो चुका है। मे बी अगर लोगों ने जनवरी में कम किया है अपना एलोकेशन, या किसी ने लास्ट रैली में मिस किया है, तो धीरे धीरे अपना आइडियल कंपोजिशन जो 5-10% हो सकता है उधर तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें टाइमिंग मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे आपने कहा अगेन ग्लोबल कमोडिटी एंड ग्लोबल फैक्टर्स हैं जो इसका प्राइस का डायरेक्शन डिसाइड करता है। तो कहना मुश्किल होगा कि अभी बिल्कुल सही समय है कंप्लीटली डालना। तो बेस्ट वे इज स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग अक्रॉस स्पेशली द वोलेटाइल एसेट क्लासेस। एंड गोल्ड एंड सिल्वर आफ्टर सच अ बिग रैली इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, वोलेटिलिटी तो हमने देखा ही है अभी काफी हद तक इंक्रीज हो चुकी है। तो उस हिसाब से मे बी स्टैगर्ड अप्रोच में इन्वेस्ट करना बेटर। ठीक है, तो मतलब SIP का रूट बढ़िया होगा कि आप धीरे धीरे सोने चांदी में निवेश करें, राइट? बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। वैसे हमने स्टॉक्स तो डिस्कस नहीं किए हैं, सेक्टर्स की बात हुई है, सोने चांदी की बात हुई है, तो कोई डिस्क्लेमर सर देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल हमारा पोर्टफोलियो कम्प्लीटली पब्लिकली मंथली डिस्क्लोज्ड है। आई मीन एंड स्टॉक स्पेसिफिक हम चर्चा नहीं करते। सो दिस इज आवर व्यू एट द करंट पॉइंट ऑफ टाइम। सबको अपना इंडिविजुअल असेसमेंट बिल्कुल कर लेना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड सजेशंस। आई होप आपके सजेशन सुन के हमारे दर्शकों को काफ़ी हद तक पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग में, पोर्टफोलियो एलोकेशन में मदद मिलेगी और प्रॉफिट्स रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने में मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू संदीप जी। तो चलिए, लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप्स के और स्मॉल कैप के वैल्यूएशन ज़रूर हाई हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो आपको लार्ज कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप को दोनों को मिलाकर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। कम से कम 5 साल का नज़रिया रखिए, सेक्टर्स थीम्स के ऊपर फोकस कीजिए, लेकिन समय के साथ जिस तरह से सर्कमस्टेंसेस बदलते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा आप भी अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए, अपने पोर्टफोलियो को चेंज करते रहिए।
और सोने चांदी का भी आपके पोर्टफोलियो में 5 से 10% का एक्सपोजर होना चाहिए। वो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है, हेजिंग करता है। लेकिन धीरे धीरे अगर आपको नया निवेश करना भी है तो धीरे धीरे आप चाहें, क्योंकि वॉलेटाइल एसेट क्लासेस हैं, तो धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में आप चाहें तो इस एसेट क्लास में भी पैसा लगा के चल सकते हैं। चलिए, इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।